हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि C0 C1 और डॉट 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 Cn 1 + x⁴n के प्रसार में द्विपद गुणांक है तो सिद्ध कीजिए कि, और हमें सिद्ध करना है C1 + C2 + C3 और प्लस डॉट डॉट Cn, इनका जो योगफल है वह किसके बराबर है, 1 + 2 + 2 और इसी प्रकार अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 2n-1 तक इन दोनों का योगफल बराबर होगा। तो ये हमारा दायां पक्ष हो गया और ये हमारा बायां पक्ष हो गया। दोनों को हमें हल करके बताना है कि दोनों क्या है, बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले देखिए, हम गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। तो मैं लिख देता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए, Sn बराबर a कोष्टक r⁻n-1 और बटा r-1, ये व्यापक सूत्र होता है इसका। यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर जो r का मान होता है इस सूत्र में r जो होता है वो 1 के बराबर नहीं होता है। तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा हो गई। दूसरी मुख्य अवधारणा में देखिए, हम द्विपद प्रमेय का सूत्र भी लिखेंगे, द्विपद प्रमेय, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो द्विपद प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखो, द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है 1 + x⁴n और इसका प्रसार होता है nc0 nc1 गुणा 1 x, सॉरी है ना, और nc2 x⁴2 और प्लस इसी प्रकार इसका अंतिम पद होगा ncn और x⁴ हो जाएगा n। तो यह दो सूत्र इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न का दायां पक्ष लेते हैं और उसे हल करते हैं, फिर बायां पक्ष भी लेंगे। तो मैं सबसे पहले लेता हूं इसका दायां पक्ष, दायां पक्ष। देखिए दायां पक्ष क्या है हमारे पास, 1 + 2 प्लस हो जाएगा हमारे पास 3 और 3 नहीं बच्चों, 2 है ना, ये थोड़ा सा गलती से लिख दिया है, इसको लिख देंगे हम 2 उसके बाद इसी प्रकार इसमें होगा 2n-1। तो देखिए हम ये जो 1 है इसे लिख सकते हैं 2 की घात 0, उसके बाद हो जाएगा +2 + 2 की घात 2 और प्लस अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +2 की घात n-1। तो देखो ये क्या है, हमारी जीपी बन रही है, और अगर इस जीपी को देखें या फिर जीपी को हम कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या होता है इसमें a, तो इसका a का मान तो इसमें कितना हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए जब दूसरे पद को पहले पद से भाग लगाएंगे अर्थात सार्व अनुपात, तो इसका सार्व अनुपात कितना हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए पदों की संख्या n-1 तक पद है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर n का मान कितना होगा, n ही होगा। तो ये हमारे पास जीपी के बारे में कुछ बातें हो गई है। अब योगफल का सूत्र मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है, इसी के प्रयोग से इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखो योगफल में a की जगह पर कितना रखेंगे, हम 1 रख लेंगे, तो मैं इसी को लिखता हूँ बराबर लगा के। तो जो हमारा दायां पक्ष है वह बराबर होगा, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, दायां पक्ष। देखिए क्या होगा ये, सबसे पहले a का मान कितना है 1, उसके बाद r का मान कितना है 2, तो ये हो गया 2 की घात n, फिर -1 और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, देखिए बटे में आ जाएगा 2 - 1। तो इसको हल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास, देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, अर्थात ये होगा 2 की घात n और ये हो जाएगा -1 के बराबर। हम इसे बना सकते हैं समीकरण 1, बना सकते हैं इसको। अब देखिए ये तो हमारा दायां पक्ष है, अब हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष को हल करते हैं। देखिए तो मैं लिख लेता हूँ अब इसका बायां पक्ष। तो बायां पक्ष लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसको हमें सीधी तरीके से द्विपद प्रसार की सहायता से उसे लेके आएंगे हम। तो मैं लिखता हूँ, हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखो द्विपद प्रसार में यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ये होता है 1 + x⁴n बराबर nc0 nc1 गुणा x
फिर एन सी 2 और यहाँ हो जाएगा एक्स की घात 2 और प्लस ये हो जाएगा एन सी एन और यहाँ हो जाएगा एक्स की घात एन। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स बराबर कितना रख लेंगे, एक, उससे हमें 2 की घात एन प्राप्त हो जाएगा। मैं इस बात को लिख देता हूँ, क्या रखूंगा इसमें मैं, एक्स बराबर एक रखने पर जैसे हम इसमें एक्स का मान एक रखेंगे, देखिए ये क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा एक और एक दो, तो ये होगा 2 की घात एन बराबर ये होगा एन सी 0। देखो अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ एक हो जाएगा, तो ये होगा एन सी 1, उसके बाद एन सी 2, उसके बाद एन सी 3 और प्लस इसी प्रकार अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एन सी एन। अब हमें पता है एन सी 0 का मान कितना होता है, एक होता है, ये बात हमें पता होना चाहिए। एन सी 0 का मान कितना होता है, एक होता है। मैं लिख देता हूँ कि हमें पता है एन सी 0 इसका मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो देखो एन सी 0 का मान एक हो जाएगा, तो हम एक को बराबर के इधर ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमें 2 की घात एन और उसके बाद होगा -1 और यहाँ पर देखिए अब होगा एन सी 1 प्लस ये क्या होगा, एन सी एक हो गया एन सी 2 और प्लस इसी प्रकार अंतिम पद होगा एन सी एन। अब अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, तो मैं लिख देता हूँ इसको कि बायां पक्ष हमारा किसके बराबर आया, 2 की घात एन -1 के। हम इसे लिख सकते हैं या कि बायां पक्ष देखिए बायां पक्ष हमारा किसके बराबर आ गया, 2 की घात एन -1 के। और इसे बना देते हैं हम, देखिए समीकरण हमने पहले कौन सी बनाई थी, एक बनाई थी, इसे हम बना देते हैं समीकरण 2। तो अगर ध्यान से देखो तो दायां पक्ष और बायां पक्ष के मान क्या है, हमारे बराबर है। तो हम इसी बात को कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो हम कह सकते हैं कि दायां पक्ष किसके बराबर आया, बायां पक्ष के, बायां पक्ष दोनों के पद क्या आ गए, हमारे बराबर आ गए हैं। और यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।